हेलो स्टूडेंट्स। सो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं आज हम, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, देखो पीछे जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या पढ़ा हुआ था कि भाई इट इज़ द स्पेस अराउंड ए चार्ज वेयर इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस। नहीं, चार्ज के चारों तरफ वो जगह है जहाँ पे इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन का हम पता लगा सके, उसी को तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, उसी को तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उसके विसिनिटी में, वो भी हमने जान लिया कि भाई उसकी विसिनिटी में उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, भी हमने जान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या होती है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो भी हमने पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है ग्राफ E वर्सेस R का ग्राफ, ठीक है। ग्राफ E वर्सेस R, ये हमें ग्राफ अब पढ़ना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ कैसे पढ़ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ हम डिफरेंट वेज में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हमें है कुछ साइन कन्वेंशन जानने चाहिए। हमारे साइन कन्वेंशन क्या बताते हैं कि अगर हम एक एक्स वाई प्लेन की बात करें, अगर हम एक एक्स वाई प्लेन की बात करें तो हमें चार्ज को ना ओरिजिन पे प्लेस करना है। जो हमारा क्यू चार्ज होगा, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और ये नेगेटिव कुछ भी हो, हमें इसको ओरिजिन पे प्लेस करना है। और जो हमारा एक्स एक्सिस होगा उस पे हमें हमेशा डिस्टेंस कंसीडर करना है, और वाई एक्सिस जो होगा वो हमेशा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना है। क्लियर है? अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अगर ओरिजिन से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। और अगर ओरिजिन से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो उसको नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। क्या कंसीडर किया जाएगा? नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। और बेटे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लेना है, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा नेगेटिव वाई एक्सिस पे लेना है। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाई एक्सिस पे। क्लियर? जैसे मैंने आपको पिछले उसमें भी कराया था, तो उसको हम एक बार फिर से शुरू से कर लेते हैं। तो हमने बोला फॉर पॉजिटिव क्यू चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा भाई। देखिए यहां पे हमारे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और ये R है या नहीं है? ये R है, ये भी तो R है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यही तो पढ़ा हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, है ना। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा। देखिए ये पॉजिटिव एक्सिस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेंगे, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए इस पॉजिटिव चार्ज के विसिनिटी में मैं इधर इस पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर कोई टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिस्पॉन्स देगा, है ना। इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इसके ऊपर लगेगी या नहीं लगेगी। और ये वाली डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने क्या मानी, वहाँ पे पॉजिटिव मानी है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनना चाहिए। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा E घटता जाएगा। नहीं यहाँ पे है, अब यहाँ पे रख दो, ये डिस्टेंस बढ़ गया, E घट गया, फिर यहाँ पे रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी उसी डायरेक्शन में, लेकिन स्ट्रेंथ जो वीक होती जा रही है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे रखें, देखो यहाँ पे रखें तो ये इस टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल करेगा, करेगा ही नहीं करेगा। और इधर वाली डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसी है? नेगेटिव। तो इसका अगर ग्राफ हमें ड्रॉ करना पड़े तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। यही तो होगा भाई, यही तो ग्राफ होगा हमारे पास। देख सकते हो आप, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग लिया जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग लिया जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करने के लिए हमने इस एक्सिस को चुना है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में अगर है, इस चार्ज के अलोंग अगर इस डायरेक्शन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है और उसकी स्ट्रेंथ हम वाई एक्सिस पे लेंगे, और अगर नेगेटिव है तो उसकी स्ट्रेंथ हम नेगेटिव वाई एक्सिस पे लेंगे। क्लियर? अच्छा, अगर यही हमें सारी चीज़ें, अगर यही सारी चीज़ें हमें नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करनी पड़ जाए, नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करनी पड़ जाए, तो नेगेटिव चार्ज के लिए देखिए वही है हमारे पास, ये नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब इसमें ध्यान से देखिए आप लोग, अगर ध्यान से देखें इसमें, अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखता हूँ तो ये इधर इसको अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव क्यू, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्यू नोट हमने प्लेस किया तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, है ना, इस डायरेक्शन में आएगा। और इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो कैसा है, नेगेटिव है। भाई इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेगेटिव है ना, और जैसे जैसे हम ये डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा ना, डिस्टेंस तो हम उधर ही बढ़ा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वीक होता चला जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसा, नेगेटिव, तो ये ग्राफ ड्रॉ होना चाहिए इसके लिए। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे रखे तो उसको, तो ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा टेस्ट चार्ज, अगर यहाँ पे रखे तो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, और इस डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। ठीक है ना, फिर हम यहाँ पे रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा लेकिन वीक हो जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा लेकिन वीक हो जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, सॉरी ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है ना, तो ये लीजिए ग्राफ हो गया आप लोगों के लिए। क्लियर? अगर दो चार्जेस हमारे पास पॉजिटिव आ जाए तब हम क्या करेंगे, इफ टू चार्जेस ऑफ सिमिलर पोलैरिटी, अगर हमारे पास दो चार्जेस सिमिलर पोलैरिटी के होंगे तब हम कैसे इसको एडजस्टमेंट देंगे। देखिए ध्यान से, साफ करें, इसको उतार लेना पॉज करके। टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस होंगे आपके पास, तो कैसे होगा देखिए इधर, देखो एक्सिस लेना हमारे हाथ में है, एक्सिस कंसीडर करना हमारे हाथ में है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, इसके लिए हमने एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ये हमारे पास दूसरा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो इसके लिए अभी हमने एक एक्सिस डिसाइड कर दिया। ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये भी वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस तो ये भी नेगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस तो इसका ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है ना। अच्छा देखिए इधर ध्यान से, क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो यहाँ पे अगर हम वो पिछला पॉजिटिव पॉइंट चार्ज वाला सिंपल सिंगल वाला कर लेते हैं, अगर यहाँ पे रखें तो डायरेक्शन ये वाली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ग्राफ ये ऐसा ही बनाएगा जैसे वहाँ पे बनाया था। ठीक है, और अगर यहाँ पे रखेंगे तो इधर रिपेल करेगा, तो यहाँ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही आ जाएगा, वही जो रिसेंटली आया था। यहाँ पे रखा इसके लिए तो इसको इधर रिपेल करेगा, है ना। लेकिन अभी नहीं करना इसको ड्रॉ, इसको थोड़ी देर में ड्रॉ करेंगे, क्यों देखना बात बताएंगे आपको। अच्छा यहाँ पे रखेंगे तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव इस डायरेक्शन में होता है, तो ये लीजिए इस डायरेक्शन का तो हो गया ये, क्लियर। अच्छा अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा ही नहीं होगा। लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से इतना ही है, लेकिन यहाँ से इतना है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, यहाँ पे इसका वीक होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से भी ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। अगर आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए नेगेटिव होगा, और इस डायरेक्शन में इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव। इस वाले चार्ज के लिए पॉजिटिव और इस वाले चार्ज के लिए नेगेटिव होगा, तो इसके लिए ऐसे हो जाएगा। देखो एक ऐसा पॉइंट आएगा यहाँ पे जो यहाँ से भी फिक्स्ड डिस्टेंस और यहाँ से भी फिक्स्ड डिस्टेंस है, दोनों सिमिलर चार्ज है, पोलैरिटी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा ही नहीं आएगा, यानी यहाँ पे दोनों के कारण
एक दोनों की रिपल्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आपको प्रतीत होगा, ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? तो आंसर है बिल्कुल दिखाई देगा। तो आप इसको उतारिए आराम से, ठीक है। तो इस तरह से हमें ग्राफ्स को समझना है। क्लियर? अच्छा, देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। साफ करें इसको, ठीक है। देखिए, अगर कोई सरफेस, कोई भी हम बॉडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर कर ले, अगर हम उसको चार्ज दें तो चार्ज कैसे फैलता है, उसके ऊपर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। फॉर एग्जांपल, इस बॉडी को मैंने रब कर दिया। अगर इस बॉडी को मैंने रब कर दिया तो आप वेदर इट इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, दो ही केस है, या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। मैंने मान लिया ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, तो इसके किस किस जगह पे कितना कितना चार्जेस प्रेजेंट है, हाउ टू कैलकुलेट दिस चार्ज, यानी इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। देखो इसके दूसरे वे में पढ़ते हैं। मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक है ना, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और इसको ऐसे चिपका दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आया, वो भी इसके ऊपर चिपका दिया, लेकिन इसके ऊपर पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज है, एक और पॉजिटिव चार्ज लेके आया, वो भी इसके ऊपर लगा रहा हूं, ठीक है ना। तो उन दोनों के बीच में तो फोर्स लगेगी, उन दोनों के बीच में क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, लेकिन कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में कर लेंगे, एक फिक्स डिस्टेंस पे अपने आप को मेंटेन कर लेंगे वो। ऐसे में एक तीसरा चार्ज लेके आए, वो भी इसके ऊपर लगा दिया, है ना। अब एक क्वेश्चन तो ये उठता है कि सर एक चार्ज ऑलरेडी है, दूसरा चार्ज हम लाएं तो वो दूसरा चार्ज क्या इसके ऊपर आएगा, और अगर आएगा तो फिर वो चला जाएगा, रिपल्शन के कारण चला जाएगा, है ना। देखो, जब मैं इसके ऊपर एक चार्ज लेके आता हूं, जब मैं दूसरा चार्ज लेके आता हूं तो बाहर से ताला लगा के चला जाता हूं कि वो दूसरा चार्ज बाहर ना निकले। ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज किया, फिर दोबारा से मैं इसको पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूं, तो देखिए वो चार्ज इससे बाहर नहीं आ सकता। पहला कारण क्या है, क्योंकि जब तक अगर ये कंडक्टर है, जब तक इसको कोई ऐसा पोटेंशियल ना मिल जाए, लो पोटेंशियल, जहां पे चार्ज फ्लो हो सके, या फिर जब तक इसको अर्थिंग नहीं कर दी जाए, तब तक तो वो चार्ज निकलने से नहीं रहे। यानी इसके चारों तरफ एक ताला लगा हुआ है, और उस ताले का नाम क्या है, इंसुलेटर, एयर। यानी एयर तो उन चार्जेस को खींच ही नहीं सकती, नहीं खींच सकती ना एयर उन चार्जेस को, तो इसके चारों तरफ एक इंसुलेटिंग जो है ना लॉक लगा हुआ है, तो वो चार्जेस के ऊपर आ जाएंगे। क्लियर? अच्छा, तो एक और चार्ज लेके आया, और सारे चार्ज लेके आए, बहुत सारे चार्ज लेके आए, तो इसके ऊपर जो भी चार्ज आएंगे वो अपने एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करके वो क्या करेंगे, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से वो कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या है, उन सभी को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एक दूसरे से, यानी इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज फैलेगा वो यूनिफॉर्मली फैलेगा। क्लियर? अच्छा, एक ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई जो चार्ज किसी भी बॉडी पे फैलता है तो वो किस बेसिस पे फैलता है, एरिया पे फैलता है, वॉल्यूम पे फैलता है, ठीक है, सरफेस पे कैसे फैलता है। तो चार्ज को हम तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे पास एक लीनियर कंडक्टर है, ठीक है ना, मतलब एक वायर है, मेरे पास एक वायर है, और वो वायर इतनी पतली है कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, मींस उसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, ठीक है। और मैंने इसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया, यानी इसको मैंने चार्ज दिया, और वो चार्ज कूलम्ब फोर्स रिपल्शन के कारण इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। यानी ये जो चार्ज है इसके ऊपर हर जगह इक्वल अमाउंट में फैल गया, ठीक है।
लेकिन अब ये पूछा जाए कि इस कंडक्टर के ऊपर कितना चार्ज है, हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दिस वायर, इस वायर के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है। अब देखो, अभी मैंने आपको ये बताया कि चार्ज जो है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली फैला है, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं, और वो मैथमेटिक्स क्या कहता है कि भाई मान लीजिए ये एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की लेंथ है dl, इस पॉइंट की लेंथ कितनी है, dl लेंथ है, और इस पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है ना वो है dq, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है dq, यानी हमने इसके अंदर से एक स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल पॉइंट एलिमेंट ले लिया dl, और उस dl के पास चार्ज कितना है dq। तो मैं अगला पॉइंट कंसीडर करूं इतनी ही लेंथ का, तो चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज अगले के ऊपर भी कितना मिलेगा, इट मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट ऑन नेक्स्ट एलिमेंट, अगेन नेक्स्ट एलिमेंट इज कंसीडर, अगेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दैट सेम एलिमेंट, ठीक है। तो यानी अगर ये छोटे छोटे एलिमेंट कंसीडर कर लिए जाएं और इन सभी छोटे छोटे एलिमेंट्स को हम जोड़ दें तो हमारे पास नेट चार्ज आ सकता है। तो हमने क्या बोला कि dl एलिमेंट यानी dl पॉइंट के पास कितना चार्ज है dq, यूनिट लेंथ के पास कितना होगा dq ओवर dl, और बेटे जितनी यूनिट लेंथ पे जो चार्ज पाया जाता है वो फिक्स है, उसको हम बोलते हैं इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या बोला जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से। तो यहाँ पे इसके पास एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मींस पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, वो कितना है लैम्डा, और लैम्डा कितना आया है dq ओवर dl, ठीक है। तो dq अमाउंट ऑफ चार्ज है कितना, तो dq कितना हो गया लैम्डा dl, dq कितना है लैम्डा dl। अच्छा, इस लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट देखिए, चार्ज की यूनिट कूलम, dl की लेंथ की मीटर, तो कूलम पर मीटर इसकी यूनिट आ गई, यानी इस लैम्डा की यूनिट कितनी आ गई कूलम पर मीटर। अब मान लीजिए हमारे पास ये कंडक्टर L लेंथ का है, तो हमने बोला इस टोटल लेंथ L पे टोटल चार्ज कितना है, हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दिस वायर विच इज ऑफ L लेंथ। नाउ सिंपली यू कैन इंटीग्रेट दिस, dq इज इक्वल्स टू लैम्डा बाहर ले लिया dl, क्योंकि लैम्डा इज कांस्टेंट, पर यूनिट चार्ज डेंसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो dq का इंटीग्रेशन q इज इक्वल्स टू लैम्डा, इसका इंटीग्रेशन l। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज कितना है लैम्डा इंटू l, इसके ऊपर चार्ज कितना है लैम्डा इंटू l, क्लियर है। अच्छा, अब मान लीजिए इसके सामने कोई टेस्ट चार्ज रखा जाए, तो ये वायर जो है ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा। पोज करके वो पीछे वाला जो मैंने मिटाया वो उतार लेना, ठीक है। देखिए इधर मैंने बोला यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0, यहाँ से r डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0, किसी भी हमारे पास एक प्लेन है उसमें Q0 टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो हमने बोला ये dq जो एलिमेंट है क्या ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो आंसर है बिल्कुल बनाएगा। ये dl एलिमेंट जो है इसके पास dq चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो ये बनाएगा ही बनाएगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड dE बनाता है तो उस dE इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। भाई यहाँ पे अगर वो टेस्ट चार्ज r डिस्टेंस पे रखा हुआ है dq से, तो वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब देखो dq की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इंटू dl है या नहीं है, वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो dE आपके पास कितना आ जाएगा, आप बोलोगे लैम्डा dl अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यही तो आएगा, है ना। अब ये तो स्मॉल एलिमेंट dl की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ dE आया है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे वायर जिसकी लेंथ l है उसकी वजह से,
तो सिंपल फॉर्म इंटीग्रेट करो ओवर द लेंथ L, लैम्डा dl ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म कैलकुलेट करनी है तो ये लो, देखो कांस्टेंट टर्म लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया, ओवर द लेंथ L dl अपॉन r क्यूब इन, चलो ये लीजिए r स्क्वायर इंटू r यूनिट वेक्टर। ऐसे ही आप किसी भी प्लेन में फोर्स भी निकाल सकते हैं, आप यहां से फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है भाई? आप इसको प्लेन में कंसीडर करिए, एफ डी क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, वही काराम कहानी फिर से लिख देनी है आपने। ठीक है, हम फोर्स भी कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अगर ये लीनियर चार्ज है और इसके ऊपर चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, व्हाट इज द शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लाइन चार्ज? अगर ये मेरे पास एक लाइन चार्ज है, इसके चारों तरफ पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस फैले हुए हैं, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्जेस, तो मैंने बोला इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप है वो कैसी होगी? सोच लेते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्यू नोट चार्ज रखूँ तो आप बोलोगे सर ये क्यू नोट को इधर रिपेल करेगा, और अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखूँ तो वो इधर रिपेल करेगा, अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखूँ तो इधर रिपेल करेगा। तो इमेजिन करिए कि ये एक लाइन है, इसके चारों तरफ ये एक कंडक्टर है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऐसे आपके सामने लाइन आ रही है, एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, एक मेरे सामने आ रही है, ऐसे ऐसी शेप। ये कहीं शेप आपने देखी हुई सी लग रही है, नहीं लग रही है ना? आपको नहीं लग रहा कि ये हेयर कॉम्ब जो होता है उस शेप में है? वो हेयर कॉम्ब होता है ना, ऐसे चारों तरफ बाल बाल होते हैं, है ना? हाँ, हेयर कॉम्ब शेप लग रही है, नहीं लग रही है? बिल्कुल लग रही है। ठीक है, या फिर हम इसको सिलेंड्रिकल सिमेट्री भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? तो हम इसको सिलेंड्रिकल सिमेट्री भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ेंगे एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब हम एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास एक थिन प्लेन शीट है, एक थिन प्लेन शीट है, बिल्कुल पतली सी शीट है, कंडक्टिंग शीट है। ठीक है, बिल्कुल पतली सी शीट है, कैसी भी शीट हो, हमारे सामने एक प्लेन शीट है, और उसकी थिकनेस बिल्कुल भी नहीं है, नेग्लिजिबल थिकनेस है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एरिया है, सरफेस एरिया है, वॉल्यूम नहीं है इसके पास, नेग्लिजिबल थिकनेस है इसकी। ठीक है, और वही है चार्ज, इसको भी दिया तो चार्ज कैसे फैल गया? यूनिफॉर्मली फैल गया। चार्ज जो है इसके ऊपर ऑल ओवर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब देखिए, वहां पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया था dl, उसके ऊपर कितना चार्ज मिला था? dq। देखिए, और वो एलिमेंट एक पॉइंट साइज का था, वो एलिमेंट एक पॉइंट साइज का था। अब देखिए, हमारे पास फिजिक्स में जो पॉइंट है ना, पॉइंट, उसका कोई परफेक्ट डायमेंशन नहीं है। उस पॉइंट को जब जब हम जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ पे उस पॉइंट को हमने एज लेंथ यूज़ किया था, वहाँ यहाँ पे उसी पॉइंट को हम एज एन स्मॉल एरिया यूज़ कर लेंगे, स्मॉल एरिया dA। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा पॉइंट लिया, ये वाला, इसका एरिया है dA और इसके पास चार्ज है dQ, वही पॉइंट है। अब उसका हमने लेंथ नहीं, उसको हमने एरिया कंसीडर कर लिया है, और उस एरिया के पास चार्ज कितना है? dQ। यानी आप ये बोलोगे dA एरिया हैज़ चार्ज dQ, यूनिट एरिया हैज़ चार्ज dQ ओवर dA। तो आप ये बोल सकते हो कि चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया पे जितना चार्ज मिले उसको हम बोलते हैं सिग्मा, बोले सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी सिग्मा की वैल्यू आएगी dQ ओवर dA, यानी dQ इसके पास चार्ज कितना है? सिग्मा इंटू dA। इसके पास चार्ज कितना है? सिग्मा इंटू dA। क्लियर? अच्छा,
अब ध्यान से इसी को हम आगे बढ़ते हैं, इसी को हम आगे लेकर के आगे चलते हैं। तो इसमें देखिए क्या आता है हमारे पास, सिग्मा की यूनिट अगर हम डिसाइड करें, यूनिट ऑफ सिग्मा डिसाइड करें चार्ज एरिया की मीटर स्क्वायर, चार्ज पर कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसकी ऐसा यूनिट डिसाइड हो गई है ना। टोटल पे चार्ज निकालना चाहते हो, वही काम फिर से इसको इंटीग्रेट करो, Q इज इक्वल टू सिग्मा कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी का इंटीग्रेशन ए हो गया, डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ए हो गया। तो हमारे पास इस पूरे सरफेस पे, इस पूरी प्लेन शीट का अगर हम एरिया ए मान ले, तो इस ए एरिया पे हमारे पास कितना चार्ज है, सिग्मा इंटू ए चार्ज। और बेटे सिग्मा कांस्टेंट है, यानी पर यूनिट एरिया जो चार्ज यहाँ पे है वही चार्ज यहाँ पे, वही यहाँ पे, और छोटे छोटे चार्जेस को हम जोड़ते चले गए, और इस शीट के ऊपर हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारा एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही हमारे पास आएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। ये लो, इसको साफ कर देता हूँ, उतार लेना आप। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट डी ई कंसीडर कर ले, वो कितना आएगा, डी क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ से आर डिस्टेंस पे कोई चार्ज क्यू नोट रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना आएगा इसकी वजह से। डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा इंटू डी ए। तो यहाँ पे डी ई कितना आ जाएगा आपके पास, डी सिग्मा डी ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये तो स्मॉल एलिमेंट के कारण है। टोटल सरफेस के कारण कितना आएगा, ड्यू टू होल सरफेस, so you need to integrate dE is equal to sigma upon 4 pi epsilon naught, कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वेयर भी कॉमन आ जाएगा, फिक्स है ना, डी ए ओवर द एरिया, ए इंटीग्रेट कर देना है, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर इंटू ए। ठीक है, वेक्टर फॉर्म लिखना चाहो तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा दो, ये लो, हो गया। क्लियर है, पक्का? अच्छा, अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप कैसी आएगी, जो यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाएगा उसकी शेप कैसी आएगी। मान लीजिए ये एक प्लेन शीट है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यहाँ पे हम एक पॉइंट चार्ज लेके आते हैं यूनिफॉर्मली, जैसे ये चार्ज है वैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, वो इधर रिपेल हो गया, यहाँ से इधर रिपेल हो गया। देखिए ये इधर, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक। तो ये कैसा लग रहा है आपको, कैसे दिखाई दे रही है आपको? यस, ये हमको दिखाई दे रही है बूट पॉलिश ब्रश जैसे शेप, जैसे आपकी बूट पॉलिश ब्रश के ऊपर ऐसे बाल निकले होते हैं ना, तो ऐसे हमें लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लाइंस ऐसे आगे जा रही है हमारे सामने से ऐसे। ठीक है, यस, क्लियर। अब बढ़ते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एक छोटा सा वॉल्यूम है, ठीक है ना, ये क्यूब ले लो, स्पेयर ले लो, जैसे हमने स्पेयर कंसीडर कर लिया, ये हमारे पास स्पेयर कंसीडर कर लिया, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और चार्ज जो है इसकी पूरे वॉल्यूम पे फैला हुआ है, ठीक है ना, ये एक स्पेयर है, इसके पूरे सरफेस पूरे वॉल्यूम पे चार्ज फैला हुआ है। अब वही बात आती है हमारे पास, वही पॉइंट, अब खुद से करके ट्राई करिए, वही पॉइंट लीजिए, वही पॉइंट लीजिए, अब उस पॉइंट का वॉल्यूम dV कर दीजिए, जो पहले पॉइंट लेंथ dl था, उसके बाद में वही पॉइंट dA एरिया हुआ, अब वही पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करके dV वॉल्यूम कर दो। और अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करें, तो आप बताइए ये रो की वैल्यू क्या आएगी। कर लिया, देखिए अब ध्यान से,
भाई हमने ये वो छोटा सा पॉइंट कंसीडर कर लिया और ये हो गया हमारे पास इसका वॉल्यूम dV, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है बेटे dQ। तो हमने बोला dV वॉल्यूम हैज़ चार्ज dQ, यूनिट वॉल्यूम हैज़ चार्ज dQ ओवर dV, और जितना यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज मिलेगा उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और सिंपल चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी रो इज इक्वल्स टू dQ ओवर dV। तो dQ क्या हो जाएगा आपके पास, रो dV हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसकी यूनिट देखिए, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कूलाम पर मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब, इसकी यूनिट हो गई कूलाम पर मीटर क्यूब। बहुत बढ़िया। देखिए अब यहाँ पे अगर यहाँ से पूरा चार्ज निकालना चाहते हो तो dQ इज इक्वल टू रो बाहर ले लो dV। अगर इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम V हो तो हमारे पास Q की वैल्यू क्या आ गई, रो V। Q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, रो V, है ना। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमें क्लियर हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इसकी वजह से ये लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे स्मॉल एलिमेंट से कोई टेस्ट चार्ज ले लो दूर, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। वो कितना आएगा, dQ ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो dE कितना आ जाएगा आपके पास, dQ की वैल्यू रो dV ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये तो स्मॉल चार्ज की वजह से है, पूरे के ऊपर कितना चार्ज है, यानी ये स्मॉल वॉल्यूम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है dE। कंप्लीट की वजह से dE इज इक्वल टू रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये सब कांस्टेंट है। चेंज क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। चेंज क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, और ओवर द वॉल्यूम इसको V इंटीग्रेट कर दो तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, E इज इक्वल्स टू रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, सॉरी मैं क्यूब क्यों लगा रहा हूँ, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर है ना, सॉरी भाई। तो ये आप अपना चेंज कर लेना, गलती हो गई है, ठीक है। तो r स्क्वायर इंटू V, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लगा दो, ये लो, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपके पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास एक बॉल है, बॉल के चारों तरफ बाल ही बाल है, कांटे निकले हुए हैं, ठीक है। वो आपके पास आते हैं ना एक बॉल खेलने वाली, ठीक है, उस तरह की इसकी शेप हो जाती है। क्लियर, पक्का। अब हमने ये पढ़ तो लिया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लेकिन इनको हम यूज़ कहाँ करें समझ में नहीं आ रहा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी से, उस एग्जांपल से शायद आप समझ जाओ कि हमें इनको कैसे यूज़ करना है न्यूमेरिकल पोर्शन में। देखिए भाई, मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है कुछ भी लेंथ कंसीडर कर लेते हैं, L लेंथ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और उसको मैंने ऐसा बना दिया, मोड़ के ऐसा बना दिया। कैसा लग रहा है ये, सेमी सर्कुलर, यस, ठीक है। और ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस, ये A बोल दी गई है, और बोल रहा है इसकी जो चार्ज डेंसिटी है उसको ऐसे लिखना है लैम्डा नॉट साइन थीटा। इसके पास जो चार्ज डेंसिटी है उसको आपने लिखना है लैम्डा नॉट साइन थीटा, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि इसके ऊपर चार्ज कितना सॉरी, तो ये पूछ रहा है इसके ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है। तो चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहां से ना, यहां से कहीं थीटा एंगल दूर हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं जिसकी लेंथ है dl, जिसकी लेंथ कितनी है dl। हमारे पास एक वायर था, l लेंथ थी, सेमी सर्कुलर बनाया, चार्ज वही है, ठीक है ना, जो पहले था, है ना। अगर वो बोल रहा है इसकी चार्ज डेंसिटी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं
तो अब इसके ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? तो देख लेते हैं एक बार, एग्जाम्पल है ये हमारा, इस एग्जाम्पल को हम कंसीडर करके चल लेते हैं, ठीक है। तो हमने बोला लेट अस कंसीडर, ये ओरिजिन मान लेते हैं, अ स्मॉल एलिमेंट dl anywhere at an angle theta with the base, बेस से थीटा एंगल कहीं पे हमने एक एलिमेंट dl ले लिया, ठीक है, पक्का। और हमने मान लिया इस दिस dl एलिमेंट हैज चार्ज dq, इस dl एलिमेंट के पास चार्ज कितना है? dq चार्ज है, क्लियर। तो आप बोल सकते हो सर dq जो होगा वो होगा लैम्डा dl, dq क्या होगा? लैम्डा dl, होगा या नहीं होगा? तो आंसर है बिल्कुल होगा भाई। अब एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस dl को कैलकुलेट कर लूँ तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी? अब देखो इस dl को कंसीडर करना है, dl को कैलकुलेट करना है, देखो कैसे कैलकुलेट करना है। ये dl को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया कि ये dl जितनी जगह में फैला हुआ है वो एंगल है d थीटा, है या नहीं है? d थीटा। अब देखिए एंगल, ये जो d थीटा, इसको कैलकुलेट करने का एक छोटा सा मंत्र है हमारे पास। अगर ये रेडियस a है तो ये रेडियस कितनी है? a, ये रेडियस कितनी है? a। तो देखिए हमने बोला फ्रॉम ट्रायंगल, ट्रायंगल को कुछ भी नाम दे दो, ये P मान लो, ये Q मान लो, ठीक है, OPQ, POQ। तो हमने बोला d थीटा, एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस कितनी है? a, है या नहीं है? तो dl की वैल्यू कितनी आ गई? a d थीटा, क्या आ गई? a d थीटा। और लैम्डा कितना रखा हुआ है? ये रहा हमारे पास। तो इसको कैलकुलेट करें, dq इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? लैम्डा नॉट साइन थीटा, dl की वैल्यू a d थीटा। तो dq अब हमारे पास क्या हो गया? लैम्डा नॉट a साइन थीटा d थीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें वेरिएबल कौन है? जैसे हमने यहाँ पे देखा तो छोटा सा dl यहाँ पे लेंगे, उसके ऊपर चार्ज dq, हम कैसे वेरी कर रहे हैं? यस, हम एंगुलरली वेरी कर रहे हैं, यानी वेरिएबल कौन है? थीटा। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, और ए कांस्टेंट क्वांटिटी है, साइन थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ शुरू करेंगे? देखो यहाँ पे हम देखते हैं तो एंगल कितना है? 0। और ऐसे अगर पूरे आर्क पे घूम जाएंगे तो एंगल कितना हो जाएगा? ये 0 से पाई, ये एंगल पूरा कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, लैम्डा नोट ए साइन थीटा का बोले तो माइनस कोस थीटा, इंटीग्रेशन 0 to पाई। लिमिट कैसे रखते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस बाहर ले लिया, लैम्डा ए साइन कोस पाई माइनस कोस 0, ठीक है। अब देखिए Q इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? माइनस लैम्डा नोट ए कोस पाई -1 कोस 0 1। तो -1 कितना हो गया? -2, और माइनस बाहर है, ये अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा नोट ए। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है? इसके ऊपर चार्ज कितना है? 2 लैम्डा नोट ए। क्लियर है? तो इस तरह से हम इन चार्ज डेंसिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जो हमने डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज़ यूज़ की हैं, ठीक है। जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आगे पढ़ेंगे कि किस किस तरह से ये वेरी कर सकती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, डायपोल, और वो डायपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जब भी आएगा तो हम उस टॉपिक को अपने साथ लेके आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप इसको स्क्रीन पॉज करके उतार सकते हैं।